यह कहानी है एक सोल्जर की जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक सुनसान आइलैंड पर फंस जाता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है एक नन से। चारों तरफ दुश्मनों का खतरा है और हर पल एक नई चुनौती। क्या ये दोनों जिंदा बच पाएंगे? शुरुआत हम एलिसन नाम के सैनिक को एक छोटी सी लाइफ बोट में फंसा हुआ देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो हार नहीं मानता क्योंकि उसे यकीन होता है कि आगे चलकर कहीं न कहीं उसे मदद जरूर मिलेगी। वो इस लाइफ बोट में बीते कई दिनों से अटका हुआ है। आखिरकार एक दिन उसे दूर कहीं जमीन की झलक दिखाई देती है। जमीन देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो तुरंत अपनी बोट को उस दिशा में मोड़ देता है। हालांकि उसके मन में यह डर भी होता है कि कहीं ये कोई जाल तो नहीं, इसीलिए वो बड़ी सावधानी से बोट को किनारे लगाता है और धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाता है। उसे सामने एक पुराना चर्च नजर आता है जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। उसके दिमाग में सवाल उठता है, इतनी सुनसान जगह पर जहाँ कोई इंसान नहीं रहता, वहाँ चर्च कैसे हो सकता है? लेकिन वो ये भूल गया था कि जहाँ इंसान नहीं पहुँचते वहाँ भगवान पहले से मौजूद होते हैं। जब एलिसन चर्च के पास पहुँचता है तो देखता है कि एक नन झाड़ू लगाते हुए बाहर आ रही होती है। उसे सामने एक अनजान शख्स खड़ा दिखता है जिससे वो घबरा जाती है और डर के मारे माफी मांगने लगती है। उसे शक होता है कि शायद ये कोई दुश्मन सिपाही है, लेकिन एलिसन उसे भरोसा दिलाता है कि घबराओ मत, मैं जापानी नहीं हूँ। नन की सांस में थोड़ी राहत आती है और वो उसे अंदर आने को कहती है। अंदर एलिसन को एक कब्र दिखती है, लेकिन वो उससे कोई सवाल नहीं करता। थोड़ी देर बाद नन खुद ही अपना परिचय देती है कि उसका नाम एंजेलिना है। वो बताती है कि वो एक सिस्टर है, यानी धर्म की सेवा करने वाली एक नन। उसके लोग कभी इस आइलैंड पर आए थे ताकि कुछ लोगों को सही रास्ता दिखा सकें, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यहाँ पहले से ही दुश्मनों का कब्जा है। ये उनकी एक बड़ी चूक थी और जापानी सैनिकों ने उन्हें बंदी बना लिया। जब फादर जॉन को ये खबर मिली तो उन्होंने अपने लोगों तक पहुँचने की जिद की, मगर उनकी उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि वो अकेले सफर नहीं कर सकते थे। इसलिए मैं उनके साथ चलने को तैयार हो गई। मगर जब हम यहाँ पहुँचे तब तक दुश्मन हमारे साथियों को यहाँ से ले जा चुका था। उसके बाद वो सब कहाँ गए, इसका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सभी सिस्टर को या तो बेच दिया गया या फिर बेरहमी से मार डाला गया। जब फादर को इन घटनाओं का पता चला तो वो ये सदमा सह नहीं पाए। इसी गहरे दुख में उनकी जान चली गई। वो एक कब्र की ओर इशारा करके कहती है कि उन्हें मैंने ही अपने हाथों से दफनाया है। तब से मैं इस जगह पर अकेली रह रही हूँ और मुझे आज तक कोई बचाने नहीं आया। शायद सबको यही लगा कि मैं भी मारी जा चुकी हूँ। इसके बाद एलिसन अपनी कहानी साझा करना शुरू करता है। वो बताता है कि वो एक अमेरिकन मरीन है और उनके जहाज पर दुश्मनों ने हमला किया था। एलिसन कहता है कि उसकी किस्मत शायद उसके साथ थी, तभी तो वो बच गया और उसे एक बोट भी मिल गई। उसी वजह से आज वो इस जगह तक पहुँच पाया है और जिंदा भी है। लेकिन बाहर की दुनिया अब बहुत ही खतरनाक हो चुकी है। किसी को किसी की परवाह नहीं रह गई। वो हैरान होकर पूछता है कि तुमने खुद को इतने दिनों तक इस टापू पर कैसे जिंदा रखा? नन बस मुस्कुरा देती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती। कुछ समय बाद दोनों कुछ खाने की तलाश में निकलते हैं। एलिसन उसकी मदद करता है, एक पेड़ पर चढ़ता है और वहाँ से कुछ नारियल तोड़ लेता है। फिर वो नारियल नन को पकड़ाता है ताकि दोनों कुछ खा सकें। इसी दौरान उसे वहाँ एक गुफा दिखाई देती है, लेकिन वो सोचता है कि उसमें किसी और दिन जाएगा। अभी उसकी सबसे बड़ी जरूरत है कुछ भरपेट खाना। तभी उसकी नजर समंदर में तैरते हुए एक कछुए पर जाती है। उसे पकड़ने के लिए वो फौरन अपनी बोट पर चढ़ता है और नन को भी साथ आने को कहता है। अब दोनों उस टर्टल का पीछा करने लगते हैं, मगर ये इतना आसान नहीं होता। क्लार्क एक बार तो पानी में गिर भी पड़ता है, लेकिन आखिरकार वो कछुआ पकड़ ही लेता है और दोनों मिलकर उसे पकाकर खाते हैं। खाने के वक्त एलिसन बताता है कि उसने इस बोट पर 300 मील का सफर तय किया है। एलिसन कहता है कि इतने लंबे सफर में भी उसे कभी डर नहीं लगा क्योंकि उसे भरोसा था कि जंग जल्दी खत्म होगी। वो अपने बारे में बताता है कि वो एक अनाथ है और 14 साल तक एक अनाथालय में रहा है। बाद में उसने सेना में शामिल होने का फैसला किया ताकि अपने देश की सेवा कर सके। उधर नन भी कहती है कि वो भी एक अनाथ है, लेकिन उसे हमेशा ईश्वर के करीब रहना पसंद था, इसीलिए उसने नन बनने का रास्ता चुना ताकि वो दूसरों को सही दिशा दिखा सके। वो कहती है कि इस सेवा में ही उसे सच्ची खुशी मिलती है। इसी बीच एलिसन हल्का सा फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, मगर नन उसकी उस बात को अनसुना कर देती है। अचानक उन्हें आसमान में कुछ उड़ता हुआ नजर आता है। वो जापानी फाइटर प्लेन होते हैं। अब किसी भी तरह उनसे छिपना जरूरी हो जाता है क्योंकि पकड़े गए तो जान नहीं बचेगी। एलिसन को उसी सुबह देखी गई गुफा याद आती है और वो नन को उसके बारे में बताता है। उसे लगता है कि अगर वो वहीं छिप जाएं तो शायद बच सकते हैं।
हैं। दोनों तेजी से पहाड़ी की तरफ भागते हैं और उस गुफा में जाकर छिप जाते हैं। अगली सुबह जब एलिसन की नींद खुलती है तो वो बाहर झांक कर देखता है। वो पाता है कि चारों ओर तबाही मच चुकी है, हर चीज तबाह हो चुकी है। उसके पास टापू छोड़ने का एक ही रास्ता था, वो छोटी सी बोट जिसे अब जला दिया गया है। अब सवाल ये है कि वो इस जगह से बाहर निकले तो कैसे। उधर नन अपने जल चुके चर्च को देखकर खुद को रोक नहीं पाती और रोने लगती है। उसी वक्त उनकी नजर समंदर के किनारे पर जाती है जहां और भी सैनिक अंदर आते दिखते हैं और उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए दोनों फिर से गुफा के अंदर जाकर छिप जाते हैं। नन कहती है कि शायद उसे खुद को दुश्मनों के हवाले कर देना चाहिए ताकि एलिसन बच सके, मगर एलिसन साफ इनकार करता है और कहता है कि वो लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे तुम सोच भी नहीं सकती। इसलिए वो समझाता है कि गुफा में छिपे रहना ही फिलहाल सबसे बेहतर विकल्प है। जब शाम ढल जाती है और अंधेरा फैलने लगता है तो एलिसन चुपचाप किनारे की तरफ जाता है। वहाँ वो कुछ मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करता है ताकि खाने का इंतजाम हो सके, लेकिन तभी वहाँ से एक जापानी बोट गुजरती है। उसे देखकर एलिसन को तुरंत छिपना पड़ता है ताकि वो पकड़ा न जाए। काफी देर तक वहीं छिपकर रहना पड़ता है क्योंकि दुश्मन लगातार पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन वो बच जाता है। इसके बाद वो दोनों उस मछली का आनंद लेते हैं, पर मन को वो मछली पसंद नहीं आती। इसके बाद मजबूरी में वो खुद पर काली मिट्टी मल लेता है और चुपचाप जापानी कैंप की तरफ बढ़ता है। वहाँ पहुंचकर वो जल्दी जल्दी खाने का कुछ सामान इकट्ठा करने लगता है, लेकिन तभी कुछ सैनिक वहाँ आ जाते हैं और पास में ही बैठ जाते हैं। अब एलिसन के पास कोई रास्ता नहीं होता, उसे पूरी रात वहीं छिपकर बितानी पड़ती है। अगली सुबह जब नन की नींद खुलती है तो वो देखती है कि एलिसन वहाँ नहीं है और ये देखकर घबरा जाती है। उसे बहुत चिंता होने लगती है। वहीं एलिसन धीरे धीरे सारे खाने पीने का सामान जमा करता रहता है। जब दुश्मन प्रैक्टिस के लिए बाहर चले जाते हैं तब वो मौका देखकर निकल जाता है। नन गोलियों की आवाज सुनकर डर जाती है और सोचती है कि एलिसन को मार दिया गया होगा। वो पत्थर पर सिर रखकर रोने लगती है। इसी बीच एलिसन वापस आ जाता है। वह उसे डांटता है कि गुफा से बाहर निकलना खतरनाक है। एलिसन समझाता है कि बाहर जाना अब बहुत रिस्की हो गया है। फिर वह नन को अंदर ले जाकर बंद कर देता है और उसे सख्त हिदायत देता है कि अब बिना बताए बाहर मत जाना। कुछ समय बाद एलिसन अपने बैग से नन को खाना दिखाता है जो उसने दुश्मन के कैंप से चुपके से चुराया था, लेकिन नन काफी घबरा चुकी थी और कहती है अगर तुम बाहर जाओगे तो पहले मुझे जरूर बताना, वरना मैं भी बार बार बाहर निकलती रहूंगी। एलिसन उससे वादा करता है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। कुछ दिन बाद वह नन के लिए एक कंघी और एक गुलाब लेकर आता है। नन सोचती है कि आखिर वह कंघी का क्या करेगी। वह रेड रोज को गिफ्ट के तौर पर संभाल कर रख लेती है। एलिसन पूछता है क्या वह नन बनकर रहना छोड़ सकती है। वो बताती है कि शायद हो सकता है, लेकिन इसके लिए उसे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और जब कोई नन बनकर दुनिया में वापस आता है तो गॉड उसे कभी माफ नहीं करते। मरने के बाद उसकी आत्मा भी हमेशा कष्ट में रहती है। वो ये भी बताती है कि नन बनने के लिए 5 साल का समय मिलता है, जिसमें इंसान सोच सकता है कि क्या सच में नन बनना चाहता है, और अभी उसके 5 साल पूरे होने में सिर्फ 1 महीना बचा है। तभी अचानक कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। एलिसन बाहर जाकर देखता है कि जापानी सैनिक वहाँ से जा रहे हैं। यह उनके लिए एक अच्छा संकेत था। दोनों इस बात से बहुत खुश होते हैं, अपनी खुशी एक दूसरे के साथ बांटते हैं। फिर सही मौका देखकर एलिसन अपने दिल की बात कहता है। वो बताता है कि जैसे आज सुबह उसने रेड रोज दिया था, वैसे ही वह उसे हर दिन देना चाहता है। वह उसकी सेवा करना चाहता है और पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता है। यह वक्त उसके लिए बहुत खास था क्योंकि उसने मौत से जंग लड़ी थी। उस रात जब वे खाना खा रहे थे, एलिसन के हाथ में एक जापानी शराब आ जाती है। वह उसे खोलता है और नन को भी देता है, पर वह बहुत ज्यादा पी जाता है। उसके बोल बदल के निकलने लगते हैं। वह पूछता है कि नन बनना क्या सही है। इसके बजाय वह उससे शादी करना चाहता है और जबरदस्ती भी करने लगता है। एंजेलिना वहाँ से उठकर चली जाती है, रात जंगल में बिताती है। अगले दिन एलिसन उठता है, नन कहीं नजर नहीं आती। वह जल्दी से जंगल की ओर भागता है जहाँ उसे वह बेहोश मिली। उसके कपड़े बारिश में पूरी तरह गीले हो गए थे, इसलिए एलिसन जल्दी से उसे उठाकर कैंप ले आया। लेकिन फिर जापानीज सैनिक वापस लौट आए। वह नन को लेकर तुरंत गुफा में छुप गया। नन को गर्म कपड़ों की बहुत जरूरत थी, इसलिए एलिसन ने अपनी जान जोखिम में डालकर जापानी कैंप में घुसकर गर्म कपड़े चुराए। लेकिन तभी एक जवान ने उसे देख लिया। मजबूरन एलिसन को उसे मारना पड़ा। फिर उसने उसकी लाश छुपाकर किनारे पर फेंक दी ताकि कोई शक न करे। उसके बाद एलिसन वह गर्म कपड़े लेकर आता है और नन को पहनाता है। 2 दिन बाद जब नन होश में आती है तो खुद को ऐसी हालत में देखकर हैरान होती है। वो सोचती है कि
आखिर उसके कपड़े किसने बदले। तभी वह एलिसन को अपने पास बैठा पाती है। एलिसन बताता है कि उसकी हालत बहुत खराब थी, इसलिए उसने उसके कपड़े बदले। वो माफी मांगता है क्योंकि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। नन उसे माफ कर देती है। आखिर में वह कहती है, मैं तुम्हारी वजह से वहाँ से नहीं भागी, लेकिन कल रात जो तुमने मुझसे कहा उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए मैं वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद बाहर से गोलियों की आवाजें सुनाई देती हैं। एलिसन कहता है, मैंने सोचा था कि वे चले गए हैं, लेकिन वे वापस आ गए हैं। अब वे किसी भी सूरत में उसे मार डालना चाहते थे। जब एलिसन यह बात नन को बताता है तो वह बहुत परेशान हो जाती है और प्रार्थना करने लगती है, लेकिन एलिसन ठान लेता है कि वह खुद जाकर अपने आप को उनके हवाले कर देगा ताकि उसकी जान बच सके। नन उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है। तभी बाहर अचानक तेज आवाजें गूंजने लगीं, जैसे आसमान में बम फट रहे हों। सैनिक डर के मारे चिल्लाने लगे और इधर उधर भागने लगे। एलिसन ने तुरंत समझ लिया अमेरिकन सैनिक आ चुके हैं, लेकिन बम हर तरफ गिर रहे थे और बाहर निकलना अब इतना आसान नहीं था। उनके लिए ये पल बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते थे। बेहतर होगा कि अभी हम यहीं रहें और प्रार्थना करते रहें। कुछ देर बाद एलिसन के दिमाग में एक जोरदार ख्याल आता है। वह फौरन खड़ा होता है और कहता है, अगर अमेरिकन सैनिक यहाँ आए भी तो ये जापानी बमों के जाल में फंस जाएंगे और मर जाएंगे, इसलिए मुझे उन्हें डिफ्यूज करना होगा, तभी वो यहाँ तक पहुँच पाएंगे। एलिसन बाहर निकलता है और देखता है कि आसपास कोई जापानी सैनिक नहीं बचा है। हर तरफ बम फट रहे हैं। माहौल बेहद खतरनाक है, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। धीरे धीरे एक एक बम को सावधानी से डिफ्यूज करना शुरू कर देता है। अब बमों का जाल टूट चुका था और रास्ता साफ था। जैसे ही एलिसन बमों को डिफ्यूज करता है, मशीन अचानक बंद हो जाती है, जिससे बम फटना भी बंद हो जाता है। लेकिन इस दौरान एलिसन को गंभीर चोट लग जाती है। फिर भी उसने कई सैनिकों की जान बचा ली होती है। इसके बाद तभी वहाँ यूएस मरीन आ पहुँचते हैं और सिगरेट को अपने होठों के बीच दबाकर स्ट्रेचर पर लेटता है। नन भी उसके पीछे पीछे चलती है। उन दोनों के कदमों में एक अनकही कहानी समाई होती है। उनकी कहानी तो अधूरी रह गई, लेकिन उनकी दोस्ती और उनका साथ दोनों के दिलों में एक खूबसूरत याद बनकर हमेशा जिंदा रहेगी। और यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है।